नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी जो चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक वाले यौगिक वाले चैप्टर में आज हम बात करेंगे कार्बधातुक यौगिकों के बारे में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। इससे पहले 8-10 लेक्चर बन चुके हैं, उन वीडियोस को आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सिस्टमेटिक अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो शुरुआत करें कार्बधातुक यौगिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्बधातुक मतलब कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ क्या है, धातु। कार्बन के साथ में जोड़ रखा है हमने, धातु को जोड़ रखा है। तो कार्बन के साथ में जिन जिन यौगिकों में सीधे धातु जुड़े हुए होते हैं उनको हम कहते हैं कार्बधातुक यौगिक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, यहाँ पर लिया अपनों ने CH3Li। CH3Li में अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी, तो इस स्ट्रक्चर में देखो कार्बन से सीधे क्या जुड़ा हुआ है, लिथियम। और लिथियम क्या है भैया, यहाँ पर धातु है। लिथियम क्या है, यहाँ पर धातु है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा रहता है उन्हें कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। नोट कीजिएगा, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा रहता है उन्हें हम कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। जैसे CH3Li एक कार्बधातुक यौगिक है। इसी प्रकार से लिखूंगा मैं, जैसे CH3Na एक कार्बधातुक यौगिक है। लेकिन यदि आपको इस टाइप से कोई कंपाउंड देखे कि CH3OLi लिथियम मेथॉक्साइड, तो यहाँ पर क्या है कि धातु भी है कार्बन भी है, इस यौगिक में धातु भी है कार्बन भी है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन से पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है फिर लिथियम जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बधातुक यौगिक नहीं है, जबकि ये एक कार्बधातुक यौगिक है। शर्त है, ऐसा नहीं कि कोई कंपाउंड देख रहे हैं उसमें, उस यौगिक में आपने देखा है कि उसमें आपको धातु के दर्शन भी हो रहे हैं और कार्बन के दर्शन भी हो रहे हैं, तो आप ये सोच लो कि ये तो कार्बधातुक यौगिक होगा। ये जरूरी नहीं है। हमको देखनी पड़ेगी संरचना, और संरचना से ये पता चलेगा कि भैया कार्बन से सीधे क्या जुड़ी हुई धातु। तो कार्बन से सीधे जुड़ी हुई हो धातु, तभी उसे अपन कहेंगे कार्बधातुक यौगिक। लिखिए डेफिनेशन कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे ही किससे जुड़ा रहता है, धातु से जुड़ा रहता है, उन्हें हम कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। अब कार्बधातुक यौगिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 बात करें आयनिक यौगिक। नंबर 1 बात करें आयनिक यौगिक, प्रकार में बात करें है ना। नंबर 1 आयनिक यौगिक। नंबर 2 सिग्मा आबंधित यौगिक। सिग्मा आबंधित यौगिक। नंबर 3 पाई आबंधित यौगिक। पाई आबंधित यौगिक। 3 प्रकार के कार्बधातुक यौगिक, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड आयनिक, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं आयनिक में एग्जाम्पल कि आयनिक कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं। तो आयनिक कार्बधातुक यौगिकों में क्या होता है कि अत्यंत धन विद्युतीय धातु, अत्यंत धन विद्युतीय धातु सीधे कार्बन से जुड़ी रहती है, उन्हें कहते हैं अपन आयनिक यौगिक या आयनिक कार्बधातुक यौगिक। अत्यंत धन विद्युतीय धातु एवं कार्बन के मध्य जो बंध बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, आयनिक होगी, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या है, अंतर है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, ज़्यादा होगी, और वो धन विद्युतीय की क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कार्बधातुक यौगिक बनेगा। जैसे कि यहाँ पर लिया अपनों ने, ध्यान से देखिएगा, ये आयनिक कार्बधातुक यौगिक की बात कर रहे हैं अभी अपन। देखिए ये लिखा मैंने CH3Na, ठीक है, प्लस CH3Br। ये हो रहा है CH3 और CH3 प्लस NaBr। तो ये वाले जो कार्बधातुक यौगिक होते हैं ये आयनिक कार्बधातुक यौगिक हैं, और ये किस टाइप की अभिक्रिया देते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं देते हैं। कैसे देते हैं, उभय अपघटन। उभय अपघटन, यहाँ पर ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया तो NaBr बन गया, ये CH3 और ये CH3 क्या बन गया, एथेन बन गया। ओके, तो यहाँ पर CH3Na क्या है, एक कार्बधातुक यौगिक है, और कौन सा वाला कार्बधातुक यौगिक है, आयनिक कार्बधातुक यौगिक है। इसी प्रकार से हम बात करें आगे सिग्मा आबंधित यौगिक, ठीक है। तो इन यौगिकों में कार्बनिक समूह धातु परमाणु से
सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कौन सा बॉन्ड रहता है यहाँ पर? तो एक तरह से इसमें जो कैरेक्टर होगा CH3Na में, तो यहाँ पर कार्बन और सोडियम के बीच में इस बॉन्ड का कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा? ज़्यादा कैरेक्टर कौन सा मिलेगा आपको? आयनिक कैरेक्टर मिलेगा, इसलिए इसे आयनिक यौगिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आयनिक यौगिक। अब बात करें सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिक, तो इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी से बनता है। मतलब जैसे कि बात करें कि यहाँ पर लिखा मैंने Mg और ये लिखा I और इधर लिख रहा हूँ CH3, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो साझे से बन रहा है। साझे की जोड़ेदारी ज़्यादा है, साझे में है। ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? साझेदारी में बनेगा। इसको कहूँगा मैं सिग्मा अबंधित यौगिक। इस बॉन्ड को क्या कह रहा है? सिग्मा अबंधित। आयनिक नहीं है बॉन्ड ये, और साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी से बन रहा है, तो इसे कहूँगा मैं सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिक, है ना। सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिकों में क्या होता है? इन यौगिकों में कार्बनिक समूह धातु परमाणु से नॉर्मल दो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित रहता है। सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिक का एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं अपन Al, और यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, इससे CH3 जोड़ रहा हूँ, फिर CH3 जोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पर जोड़ रहा हूँ CH3, ये CH3, और फिर यहाँ पर Al, और इधर CH3, इधर CH3, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर CH3। ये कुल मिला के Al2 और CH3 कितने हैं यहाँ पर? CH3 4 हैं। Al2 CH3 4, एक नहीं CH3 6 हो गए, CH3 6, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? डाइमर बन रहा है। तो एक तरह से ये समझ ले कि जो Al होता है ये Al और CH3 थ्राइस, Al CH3 थ्राइस, तो ये 3 CH3 ऐसे जोड़ रखिए। ये CH3 ऐसे, एल्यूमिनियम से एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम से एक CH3 ये, एक CH3 ये, एक CH3। अब जब डाइमर बनता हो ना तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो कभी यहाँ पर है तो कभी यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में, तो इसको अपन बताएंगे डैश 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 से। इस तरीके से हम बता सकते हैं, इस तरीके से ये डैश 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 डैश। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है? डाइमर बन रहा है। ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम है ना, इसका डाइमर बन रहा है, तो इसको ये कह सकते हैं कि AlCH3 थ्राइस, AlCH3 थ्राइस डाइमर बना। इसको क्या नाम है भैया? ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम इसका नाम होगा। समझ में आएगा? अब बात करें, ये डाइमर है ना, इसको कहते हैं अपन डाइमर, और अपन बात कर रहे हैं अभी सिग्मा अबंधित यौगिक में। फिर बात करें, ये लिया Zn C2H5 और C2H5, इसका नाम होगा डाई एथिल जिंक। क्या होगा? डाई एथिल जिंक इसका नाम है, डाई एथिल जिंक। ये भी क्या है? कार्बोधातुक यौगिक है। कार्बन सीधे किससे जुड़ा हुआ है? धातु से। इसको कहूंगा मैं कार्बोधातुक यौगिक। ऐसे ही SnCH3 4, यहाँ पर टीन से डायरेक्ट कितने जुड़े हुए? 4 कार्बन जुड़े हुए हैं ना। टेट्रामेथिल टीन, इसको कहूंगा मैं टेट्रामेथिल टीन। ये भी क्या है? कार्बोधातुक यौगिक। किस टाइप का है? सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिक। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी टाइप से NC4H9Li, ये भी एक कार्बोधातुक यौगिक है, और कौन सा है? सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिक है। कार्बन से सीधे क्या जुड़ा हुआ है? Li जुड़ा हुआ है। ऐसे ही CdCH3 ट्वाइस, ये भी क्या है? कैडमियम जुड़ा हुआ है, तो इसको कहूंगा मैं डाइमेथिल कैडमियम। 2 CH3 है, इसका नाम है डाइमेथिल कैडमियम। ये भी क्या है? एक कार्बोधातुक यौगिक। तो आयनिक यौगिकों में क्या होगा कि जैसे सोडियम बनाता है, सोडियम और CH3 के साथ जो कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इस तरीके से ये H H H और ये Na, ये इस टाइप के। इसमें क्या होगा कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा? इस कार्बन और सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता में क्या है? ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस आने के कारण ये जो है
इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर जो है नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड का जो होगा, बॉन्ड जो होगा इसमें कैरेक्टर आ जाएगा आयनिक कैरेक्टर। तो इस टाइप के तो कंपाउंड को कह रहे हैं अपन आयनिक यौगिक, आयनिक कार्बोधातुक यौगिक। फिर बात करिए अपनों ने सिग्मा अबंधित कार्बोधातुक यौगिक। अब बात करते हैं अपन पाई अबंधित कार्बोधातुक यौगिक की। तो ये तीनों की डेफिनेशन लिख ली अपनों ने कि आयनिक यौगिक के लिए अत्यंत धन विद्युत धातु एवं कार्बन के मध्य बंध बनेगा, उसकी प्रकृति आयनिक होगी क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होता है। दूसरी कंडीशन है इन यौगिकों में कार्बनिक यौगिक, किसमें, सिग्मा अबंधित यौगिकों में, इन यौगिकों में कार्बनिक समूह धातु परमाणु से सामान्य 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित रहता है। तीसरी कंडीशन है पाई अबंधित यौगिक, इस प्रकार के यौगिक में यौगिक सामान्यतः संक्रमण धातुओं द्वारा कार्बनिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ बनाए जाते हैं। कैसे, जैसे लिया अपनों ने जाइसे लवण। जाइसे लवण, जाइसे लवण में क्या हो रहा है, ये लिखा अपनों ने KPtCl3 eta2 C2H4 C2H4। ये किस टाइप का कंपाउंड है, एक तरह से ये कंपाउंड है पाई अबंधित कार्बोधातुक यौगिक। किस प्रकार का है, पाई अबंधित कार्बोधातुक यौगिक। इसकी संरचना देखो ये होगी, ये लिखा Pt, K प्लस निकल जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर K प्लस निकल जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये eta2 लिख रहे हैं ना, eta2 किसके, कार्बन की संख्या के आधार पर लिख रहे हैं अपनों ने eta2, इसको eta2 कहते हैं, eta2। ये देखना, ये इधर, ये C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये H और ये H। अपनों ने C2H4 को ऐसे लिखा, मतलब पाई बॉन्ड जो है दे रहा है, ये यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पर इधर की तरफ अट्रैक्ट है, किधर की तरफ, प्लेटिनम की तरफ, ये माइनस लिख दिया अपनों ने। इसी तरह से फेरोसिन होता है एक, क्या होता है, फेरोसिन। और फेरोसिन की संरचना कैसी होती है, सैंडविच। कैसी होती है, सैंडविच, सैंडविच स्ट्रक्चर होती है। ओके, और फेरोसिन का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe eta5 C5H5 और ये लिखा मैंने ट्वाइस, 2 बार। देखो ये C5H5 मतलब ये इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये इस तरीके से पूरी रिंग में सर्कुलेट रहते हैं, पूरी रिंग में इस तरीके से बता सकते हैं। 2 पाई बॉन्ड होते हैं, उनको अपन इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर ये Fe, ओके, ये इस तरीके से, हर कोने पर कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, फेरोसिन की। फेरोसिन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसी को कहते हैं अपन Fe eta5 C5H5 ट्वाइस, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसको कहते हैं फेरोसिन। ये क्या है, एक ये किस टाइप का है, ये पाई अबंधित कार्बोधातुक यौगिक। पहला है जाइसे लवण, पाई अबंधित कार्बोधातुक यौगिक के जाइसे लवण का फार्मूला ये है, फेरोसिन का फार्मूला ये है। इसी प्रकार से एक और कंपाउंड है डाईबेंजीन क्रोमियम। डाईबेंजीन क्रोमियम भी एक कार्बोधातुक यौगिक है। इसका फार्मूला होगा डाईबेंजीन क्रोमियम का Cr eta6, कार्बन परमाणु 6 है, eta6 और क्या है C6H6 और ये लगेगा ट्वाइस। देखिए ये लिया eta6 है ना, eta6 से C6H6 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये एक तो बेंजीन रिंग ऐसे बनाई और ये क्रोमियम, और ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ये अट्रैक्ट है किधर, क्रोमियम की तरफ। दूसरी कंडीशन ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर किसको जा रहे हैं, क्रोमियम के साथ में। क्रोमियम को जो है यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्रोमियम यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहा है इनके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, किसके, इसके बेंजीन रिंग के। इसका नाम है CrN6, मतलब eta6 C6H6 ट्वाइस। ओके, इसको कहा जाता है ईटा। क्या कहा जाता है इसको, ईटा। इसको ईटा कहा जाता है। तो साथियों ये हो गए आयनिक यौगिक, सिग्मा अबंधित यौगिक और पाई अबंधित कार्बोधातुक यौगिक।
पाई आबंधित कार्बोधातुक यौगिकों में अपनों ने एग्जाम्पल देखा, एक तो जाइसे लवण का, ये जाइसे लवण का, ये फेरोसिन का और ये डाइबेंजीन क्रोमियम का। इनको कहते हैं अपन पाई आबंधित कार्बोधातुक यौगिक। ओके, इसके अलावा भी कुछ रहते हैं कंपाउंड्स, देखते हैं अपन। इन तीनों के अलावा भी कार्बोनिल कंपाउंड पाए जाते हैं। एक और होते हैं कार्बोनिल यौगिक, जिसमें CO समूह किससे जुड़ा रहता है? मेटल से जुड़ा रहता है। जिनमें CO समूह किससे जुड़ा रहता है? मेटल से जुड़ा रहता है। जैसे कि कुछ होते हैं धातु कार्बोनिल, है ना, संक्रमण धातुओं के धातु कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल, संक्रमण धातुओं के धातु कार्बोनिल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये लिखा मैंने NiCO4, ये लिख रहा हूँ FeCO5, ये लिख रहा हूँ MCO6, जहाँ पर M की जगह हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का, टंगस्टन का, इनका यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर NiCO4 की स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी, Ni, ये CO, ये CO, ये CO और ये CO। इसी प्रकार से FeCO5 की स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी, ये Fe, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO और ये CO। इसी प्रकार से आपको MCO6 में M की जगह क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन कुछ भी रखो, स्ट्रक्चर आपको मिलेगी ऐसे, ये CO, ये CO, इधर CO, इधर CO, एक CO इधर और एक CO इधर, ये हो जाएगा। तो ये इस टाइप के धातु कार्बोनिल यौगिक भी पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन सीधे किससे जुड़ा रहता है? Fe से। इनको कहते हैं धातु कार्बोनिल यौगिक, और वो है कार्बोधातुक यौगिक। ये धातु कार्बोनिल यौगिक भी होते हैं जिनमें कार्बन से सीधे धातु जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं कार्बोधातुक यौगिकों का संश्लेषण, इनको कैसे बनाया जाता है, संश्लेषण की बात करते हैं जल्दी से। मिटा देता हूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं हम। कार्बोधातुक यौगिकों का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब बनाना, इनको कैसे बनाएंगे, इनको कार्बोधातुक यौगिकों को किस तरीके से बनाएंगे। तो पहली विधि एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइडों से धातुओं की सीधी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों से धातुओं की सीधी अभिक्रिया। देखिए एल्किल हैलाइड ले रहे हैं अपन RX, इससे धातु की सीधी का अभिक्रिया करवा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवा रहे हैं। उपयुक्त विलायक भी लेना पड़ता है, यहां पर ले रहे विलायक C2H5 ट्वाइस O डाई एथिल ईथर विलायक लिया, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक क्या है? कार्बोधातुक यौगिक है। क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? एक कार्बोधातुक यौगिक है। इसी प्रकार से ये RX प्लस ये मेटल लिया, ठीक है, कोई भी मेटल लिया, और यहाँ पर लिखा आप लोगों ने डाई एथिल ईथर C2H5 ट्वाइस O, ये बन गया। R से सीधे क्या जुड़ जाएगा? मेटल जुड़ जाएगा, और प्लस एक मेटल, और यहाँ से X MX से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? MX से निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये लिया C4H9Br, है ना, C4H9Br, इसकी लिथियम के साथ रिएक्शन करवा दो। अभी ये कार्बोधातुक यौगिक नहीं है, ठीक है, इसमें धातु है ही नहीं, ब्रोमीन निकलेगा, लिथियम जुड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? ये कार्बोधातुक यौगिक। तो ये भी उपयुक्त विलायक C2H5 ट्वाइस O डाई एथिल ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो C4H9Li, ठीक है, प्लस LiBr, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे अपने को Li के। अगली रिएक्शन 2C2H5Br प्लस Zn, 2Zn, तो यहाँ पर भी वही उपयुक्त विलायक की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा C2H5 ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2,
ZnBr। डाई एथिल जिंक है, ब्यूटिल लिथियम है, डाई एथिल जिंक है, एथिल ब्रोमाइड है, ये है ना, क्या है, एथिल ब्रोमाइड। अब आगे बात करें अपन, ये तो हो गई पहली विधि एल्किल हैलाइड से। हर जगह ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये क्या है, आर ग्रुप कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं अपन, आर की जगह यहाँ C4H9 ले रखा है, यहाँ आर की जगह C2H5 ले रखा है। तो कुल मिला के अपनों ने एल्किल हैलाइड से धातुओं की क्रिया करवाई, अपनों ने कार्बधात्विक यौगिक बनाया, जिसमें धातु से सीधे क्या जुड़ा रहे मिलेगा आपको, कार्बन। ओके, नेक्स्ट मेथड देखें, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा एल्किल लिथियम ईथर विलायक की उपस्थिति में अधिकांशतः धातु तथा धातु हैलाइडों से अभिक्रिया करके कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। ये लिया अपनों ने PbCl4 लेड टेट्राक्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा दी अपनों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में ले रहे हैं C2H5 MgBr, C2H5 MgBr। ओके, अब इससे जो अलग टाइप का कार्बोधात्विक यौगिक बनाना है अपने को, तो ये जो कार्बोधात्विक यौगिक बनेगा इसको लेड को जोड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा Pb, ठीक है, C2H5 टेट्राएथिल लेड, क्या नाम है इसका, टेट्राएथिल लेड, प्लस 4 Cl है यहाँ पर, तो 4 यहाँ पे C2H5 की जगह क्या जुड़ जाएंगे, 4 Cl जुड़ जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं MgBr और ये Cl, इन C2H5 की जगह क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, Cl जोड़ दिया। कितने हैं ये, 4 MgBr Cl हो जाएगा। इसका नाम है टेट्राएथिल लेड, नोट कर लीजिएगा, टेट्राएथिल लेड। दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं अपन, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, जाइसे लवण का निर्माण। जाइसे लवण का निर्माण, जाइसे लवण कैसे बन रहा है देखिएगा, ये CH2 जो अभी जाइसे लवण अपन देख चुके हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस PtCl4 PtCl4 2 माइनस, जाइसे लवण बनाना है अपने को, है ना। Cl4 को ऐसे लिख देते सही 60, PtCl4 2 माइनस, ये जो हो जाएगा एक Cl माइनस निकाल दें और उसकी जगह क्या जोड़ दें, ये जोड़ दें, तो ये हो जाएगा C2H4 PtCl3 3 Cl हो जाएंगे और एक Cl माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ माइनस और प्लस Cl माइनस। इसकी स्ट्रक्चर अभी बताई थी मैंने, Pt ये Cl और ये Cl और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ये है जाइसे लवण, है ना, इसी की स्ट्रक्चर है ये। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। अगली बात करें अपन फेरोसिन की। फेरोसिन भी क्या है, एक कार्बधात्विक यौगिक है। फेरोसिन का निर्माण कैसे होगा, फेरोसिन का निर्माण, जाइसे लवण का हो गया, फेरोसिन का निर्माण। तो ये लिया आप लोगों ने 2C5H6, C5H6 मतलब ये, इसको कहते हैं C1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको कह दिया अपनों ने, हर जगह CH है, एक जगह सिर्फ क्या है, CH2 है। C5H6 साइक्लोपेंटाडाइन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन। इसकी रिएक्शन करवाई हमने FeO के साथ में। ओके, ये हो जाएगा 523 केल्विन पर रिएक्शन करेगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन, 2 बार का हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, 2 मॉलिक्यूल है, 2 बार के हाइड्रोजन निकलेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा C5H6 की जगह C5H5, तो ये हो जाएगा C5H5। कितनी बार लिखें, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स प्लस ये जो क्या आ जाएगा Fe प्लस H2O, तो ये जो है ये क्या है, फेरोसिन। अभी इसकी स्ट्रक्चर अपनों ने देखी थी, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। पाई इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, ये Fe है और ये इस तरीके से बता सकते हैं इसको, इस तरीके से C5H5 2 बार है, ट्वाइस Fe प्लस H2O, इसको कहते हैं फेरोसिन। फेरोसिन ऐसे बनता है। साइक्लोपेंटाडाइन की FeO के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, फेरोसिन बन गया।
मेरे हिसाब से समझ में आगे होगा। आयरन ऑक्साइड को साइक्लोपेंटाडाइन के साथ 523 केल्विन पर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, फेरोसिन बनता है। अब फेरोसिन के बाद में अब बात करते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम का निर्माण। डाइबेंजीन क्रोमियम का निर्माण, डाइबेंजीन क्रोमियम का निर्माण कैसे होगा? डाइबेंजीन क्रोमियम का निर्माण देखिए, ये लिया C6H6 बेंजीन है, 2 मॉलिक्यूल पकड़े, यहाँ से क्रोमियम लिया और ये जो है ये हो जाएगा C6H6 ट्वाइस Cr, ये डाइबेंजीन क्रोमियम। और डाइबेंजीन क्रोमियम का भी स्ट्रक्चर मैंने बता चुका हूँ, इस तरीके से होता है। ये पाई आबंधित कार्बोधात्विक यौगिक है। कैसा है? पाई आबंधित कार्बोधात्विक यौगिक। ये डाइबेंजीन क्रोमियम है। क्रोमियम के साथ रिएक्शन करवाई, इसे क्रोमियम तथा बेंजीन की वाष्प के मध्य है ना उच्च ताप पर अभिक्रिया करके बनाया जाता है। किसको? डाइबेंजीन क्रोमियम को। ये हो गया। अब धातु कार्बोनिलों का निर्माण, चौथा है लास्ट पॉइंट, धातु कार्बोनिलों का निर्माण। धातु कार्बोनिलों का निर्माण कैसे करेंगे? निकिल पर CO की या निकिल की CO के साथ कौन सा रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाई जाती है? तो ये बन जाएगा NiCO4 और ये 4 लिख दिए यहाँ पे NiCO4। इसको कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल। टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल कहेंगे इसको, समझना इसको। इसी प्रकार से Fe+CO ये हो जाएगा FeCO5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। पेंटा कार्बोनिल आयरन नाम है इसका। क्या नाम है? पेंटा कार्बोनिल आयरन है। तो आयरन CO से ये CO है ना, आयरन CO से उच्च ताप तथा दाब पर अभिक्रिया करके आयरन पेंटा कार्बोनिल बनाता है। क्या बनाता है? आयरन पेंटा कार्बोनिल बनाता है। इसी प्रकार से निकिल CO के साथ रूम टेम्परेचर पर है ना कक्ष ताप पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनाता है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनाता है। दोनों कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर उच्च ताप पर रिएक्शन हो रही है, यहाँ रूम टेम्परेचर पर बन रहा है। निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल रूम टेम्परेचर पर बन रहा है। ओके, तो ये अपनों ने आज बात करी है कार्बोधात्विक यौगिकों के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं कार्बोधात्विक यौगिक, कार्बोधात्विक यौगिक क्या होते हैं, कार्बोधात्विक यौगिक को कैसे बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अपनी कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।